नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम सब लोग जानते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन इस बार ये वाला स्ट्रेटजी लेते हुए ममता बनर्जी ने क्या अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया। और ममता बनर्जी का पॉलिटिकल वापसी आने का जो 1% चांस था वो भी वो खुद खत्म कर दिया। क्यों, ये सवाल उठ रहा है। आप सबको मालूम है 21 जुलाई तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा एनुअल डे होता है, जहां पर ममता बनर्जी हमेशा से उसका कितना पॉलिटिकल ताकत है वो पूरा बंगाल का जनता को दिखाता है कि कुछ भी मुसीबत आ जाए ममता बनर्जी के साथ अभी भी जनता है। लेकिन उस प्रोग्राम के पहले ये वाला पार्ट अभी 4 तरीके से टूट गए हैं, जिसमें ममता बनर्जी का बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया। और उससे उभरने के लिए ममता बनर्जी ने एक डेडलाइन दे दिया था कि भाई जिसको भी पार्टी छोड़ना है, जो भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, आप आराम से जा सकते हो। ममता बनर्जी ये दिखा देंगे कि ममता बनर्जी ही आखिरी बात होता है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का। इतना बड़ा बयान आने के बाद जो लोग 4 मई के बाद मतलब इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के बाद चुपचाप घर में बैठे थे, वो है उसका एग्जिस्टेंस है वो भी नहीं समझ में आ रहा था, वो भी आज मैदान में निकल आया और ममता बनर्जी को ऑफिशियली छोड़ के ऋतुव्रत के पास जाने का बात कर देता है। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, इतना बड़ा चुनौती क्यों अपने पार्टी के लीडर को ही दे दिया। एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ पर जो पॉलिटिक्स खेल रहा है और जिसके कारण यहाँ पर ऋतुव्रत तृणमूल और कालीघाट तृणमूल 2 पार्ट में टूट गए हैं तृणमूल कांग्रेस, वहां पर एक बड़ा मोड़ आ जाता है। कौन सा मोड़ आ जाता है आप सबको मालूम है। ममता बनर्जी जब देखा कि उनके पार्टी बिखर गए, उनके टीम का बहुत सारे टुकड़े टुकड़े पार्ट हो रहा है, तो तब उन्होंने एक नए कमेटी घोषित किए थे, जहां पर चंद्रिमा भट्टाचार्य को उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन इस चंद्रिमा भट्टाचार्य कुछ ही दिन बाद ही ममता बनर्जी को छोड़ देते हैं और ऋतुव्रत के साथ जुड़ जाते हैं। ममता बनर्जी अपना मुंह बचाने के लिए बोल देते हैं कि चलो चंद्रिमा भट्टाचार्य बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि वो पार्टी छोड़ने वाला है, मैं तो ऐसे ही उनको प्रेसिडेंट बना दिया था, उस दिन कोई था नहीं इसलिए। लेकिन अभी मैं खुद इस तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी को देखने वाली हूं और ऊपर से मुझे हेल्प करने के लिए 2 खास लोगों को यहां पर मैं इंक्लूड करने वाला हूं। वो दोनों लोग हैं मदन मित्र और कुणाल घोष। लेकिन कुछ ही दिन बाद देखा जाता है इस मदन मित्र के घर में पहुंच जाता है ईडी का नोटिस, उनका बीबी और बच्चे को समन मिलता है और उसके आखिरी दिन नेक्स्ट दिन ही मदन मित्र चले जाता है ऋतुव्रत शिविर में। तब ममता बनर्जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है और इसलिए ममता बनर्जी ये चुनौती देता है कि भाई जिसको जाना है आप आराम से जा सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 दिन में बहुत सारे दिग्गज नेता यहां से ममता बनर्जी के पास छोड़ देता है। पहले ही नाम आता है एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु का, उसके बाद दूसरे एक मिनिस्टर संध्या रानी टुडू जो आदिवासी समाज से बहुत बड़ी नेत्री हुआ करती थी, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का घोषणा कर देते हैं। उसके बाद राजारहाट न्यू टाउन जहां पर लेफ्ट का एक टाइम का किला माना जाता था, वहां का बहुत बड़ा दिग्गज नेता तापस चटर्जी वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का घोषणा कर देते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मतुआ नेता विश्वजीत दास एक्स एमएलए वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का बात कर देते हैं। और उसके बाद राजीव बनर्जी एक्स मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का बात कर देते हैं। तो इसके मतलब ये लोग 4 मई के बाद जो घर में चुपचाप बैठे थे, वो लोग पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस है कि नहीं यही सवाल उठ रहा था, वो लोग भी अभी मैदान में उतर रहा है और वो ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए एकदम रास्ते में खड़े हो गया। ऊपर से भाजपा इस मौके में चौके मारने का कोई भी कसूर नहीं छोड़ रहा है। आपको मालूम है कोयल मल्लिक जो राज्यसभा का सांसद था, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक कर लिया। तो ये तो तैयार है कि कुछ ही दिन बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन राज्यसभा आसन में फिर से होगा और वहां पर भाजपा के तरफ से उम्मीदवार ये कोयल मल्लिक ही होने वाला है और एक सीट भाजपा के तरफ आने वाला है।
लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होता है। और भी 2 एमपी के साथ जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ममता बनर्जी ने लेटरल एंट्री दिया था पॉलिटिक्स में, उनके साथ भी बातचीत हो रहा है। शायद ये दोनों भी रेजिग्नेशन देने वाला है और फिर जैसे सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिकबराई, सुष्मिता देव एक साथ 3 एमपी का बाई इलेक्शन हुआ और तीनों ही भाजपा का कैंडिडेट के रूप से जीत गया, वैसे ही कोयल मल्लिक और 2 एमपी के जो बात हो रहा है वहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी अगर वो चुनौती नहीं देते कि 21 जुलाई के पहले जिसको भी जाना है आप जा सकते हो, तो शायद इतना बड़ा मुसीबत उनके सामने नहीं आते थे। अब जिस 21 जुलाई की बात हो रहा है उस 21 जुलाई में भी ममता बनर्जी का जो मुसीबत वो कम होते नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी का जो ये 21 जुलाई था, जो एक्चुअली युवा कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ करते थे, ममता बनर्जी ने उसको हाईजैक कर लिया। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को दलदल में फंसते हुए देखा जब, तो कांग्रेस ने उस प्रोग्राम में वापसी करने का सिद्धांत ले लिया। तो कांग्रेस यहां पर शहीद मीनार में सबसे बड़ा प्रोग्राम करने का एक चीज यहां पर तैयार कर लिया, जहां पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता को बुलाने का कोशिश किया जा रहा है। ऊपर से यहां पर ममता बनर्जी जो प्रोग्राम धर्मतला में करते थे वहां पर उनको परमिशन नहीं मिला। उसको प्रोग्राम बहुत ही छोटी तरीका से बिरला प्लेनेटोरियम के सामने करना पड़ेगा, जहां पर ममता बनर्जी अपना पावर, अपना ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऊपर से ये जो ऋतुव्रत वाला पार्ट है, उन्होंने परमिशन ले लिया मेयो रोड में गांधी मूर्ति के सामने, और वहां पर तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा जमायत करने का फैसला उन्होंने कर लिया। तो ममता बनर्जी का ये 21 जुलाई प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए जो सबसे बड़ा हस्ती 2 होते थे, फिरहाद हाकिम और अरूप विश्वास, उसने इस बार ऋतुव्रत के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने तैयार कर लिया कि जिलों से सबसे ज्यादा भीड़ उस प्रोग्राम में ही करेंगे, और ऊपर से उन्होंने ये भी तैयार कर लिया कि ममता बनर्जी के प्रोग्राम में कोई लोग ना जाए उसका भी इंतजाम करेंगे। इसलिए ये लोग एक स्पेशल बैच का इंतजाम कर रहे हैं, जो बैच देके ये क्लियरली बोल रहा है कि भाई आपके पास ये बैच होगा तो पुलिस आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ममता बनर्जी के प्रोग्राम में हाईकोर्ट के ऑर्डर है 2500 से लोग नहीं, ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो ये बैच अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप पुलिस के प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इसके मतलब ये लोग बस अपने भीड़ बढ़ाने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है, ये वाला चीज ये प्रूफ करने के लिए एकदम उतावला हो गया। अब सवाल यहां पर उठता है कि भाई ऋतुव्रत ये क्यों कर रहे हैं, उसको क्या लेना देना है इस सारे चीज के साथ। एक ही चीज सामने आ रहा है, जो वैनिश कुमार जिसको बोलते थे ममता बनर्जी, वो CEC ज्ञानेश कुमार जी का एक बड़ा बयान। आपको मालूम है पूरा देश के सारे जो राज्य है, सारे जो केंद्र शासित अंचल है, वहां से सारे सांबादिक को बुला के कल एक मेगा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ECI ने, जहां पर ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें वेस्ट बंगाल इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो वो सब लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और वहां पर वेस्ट बंगाल का पोलिंग कैसे अच्छे से हुआ, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया में जहां पर वोट देना मैंडेटरी है उसका परसेंटेज भी कैसे क्रॉस करिए, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हुआ। लेकिन जो जर्नलिस्ट बंधु थे उनका मेन जानने का चीज एक ही चीज था कि जो ये तृणमूल कांग्रेस का स्प्लिट हो रहा है, तो उस तृणमूल कांग्रेस कौन सा असली वाला तृणमूल कांग्रेस है और कौन सा तृणमूल कांग्रेस के पास इनका प्रतीक और इनका पार्टी का फंड जाने वाला है। तो वहां पर ज्ञानेश कुमार जी एक ही चीज अच्छे से समझा दिया कि भाई मुझे मालूम नहीं कौन असली तृणमूल है, कौन सा नकली तृणमूल है, हमें बस एक ही चीज मालूम है, जो संवैधानिक तरीका से सही फैसला होगा वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेने वाला है। तो इसके मतलब ये तैयार हो गया कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ये नहीं तैयार कर पाया कि कौन है असली वाला तृणमूल। अब एक पॉइंट जो कालीघाट वाला तृणमूल है, ममता वाला तृणमूल है, उसने उठाया है कि देखो हमारा पार्टी का संविधान बोलता है किसके पास कितना MLAs है, MPs है, वो मैटर नहीं करते हैं, किसके पास कितना संगठन है वही आखिरी बात होने वाला है। और इसलिए ऋतुव्रत वाला पार्ट ये एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो गया, उतावला हो गया कि भाई देखो मेरे पास MLAs है, MPs जो है वो भी शायद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो संगठन है, जो लोग है, जो जनता है, जो वोट बैंक है, वो हमारे साथ है।
अब ऋतुव्रत वाला पार्ट जब इतने सारे चीज कर रहे हैं तो ममता वाला पार्ट क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। वहां पर हमने देखा कल अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ा सा मीटिंग बुला लिया और वहां पर बहुत सारे बयानबाजी किया कि भाई देखो, ये जो लोग 2021 में जब हवा उठा कि तृणमूल कांग्रेस यहां पर हार सकते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए थे और वहां पर जाके हार गए, तो उसको घर वापसी लेना एकदम बिल्कुल गलत सिद्धांत था। ममता बनर्जी ने वही गलती कर दिया। हमने मना किया था लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं सुना और इसके लिए इस गद्दारों के कारण तृणमूल कांग्रेस का आज ये हाल हो गया। लेकिन अभी मैं अभिषेक बनर्जी ये बयान देता हूं, ये जो गद्दार है इसको आगे कभी भी तृणमूल कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलने वाला है। और अब चिंता मत करो, अगले 2 साल के अंदर ये जो सिचुएशन है ये पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। अब देखो, एक नेता के तरीके से देखो तो ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीच है और ऐसे ही बयान देना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या यही है। वहां पर जब ये बयान आते हैं तो ऋतुव्रत बनर्जी एक पलटा बयान दे देता है। वो सीधा बोलता है कि भाई अभिषेक बनर्जी, आप ये सारे जो बयानबाजी कर रहे हो क्योंकि आपके बुआ ममता बनर्जी है, इसके बाहर आपका क्या एग्जिस्टेंस है? आपका अगर हिम्मत है तो आप वो ममता बनर्जी का गोद छोड़ के बाहर आओ, रास्ते में उतरो और उसके बाद ये बयानबाजी करने का कोशिश करो। आप जब बाहर निकले थे, सोनारपुर गए थे, तो आपको कैसे अंडे थेरेपी मिला था? तो इसलिए एसी घर में बैठ के ऐसे बयानबाजी करना बहुत ही आसान है। आप मुद्दे को समझो, आप हकीकत को समझो और रास्ते में आ जाओ। और सबसे बड़ी बात है, आप जो 2 साल के बात कर रहे हो, वो 2 साल बाद आप अभिषेक बनर्जी किधर रहोगे? आपका जो करप्शन है उसका लॉक गेट खुल गया है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सारे पोल खुल रहा है, आपको जेल जाना तैयार है, तो वो 2 साल का बात आप अपने पास ही रख दो। अब ऋतुव्रत बनर्जी जब ये वाला पार्ट बोलता है, क्या उसमें कुछ सच है? नहीं, तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो सकता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि सच में अभिषेक बनर्जी का जो मुसीबत है वो कम नहीं होते हुए दिख रहा है। वो जो डीजे मामला था वो तो चल रहा है, उसका जो फेक सिग्नेचर कांड था वो भी चल रहा है, उनके नाम में जो कैला तस्करी, गो तस्करी, बहुत सारे एलिगेशन था, वो सारे चीज तो है। लेकिन ऊपर से अब क्या हो गया? तृणमूल कांग्रेस का जो फंड था, तृणमूल कांग्रेस का उस फंड से जहां पर वो स्पेशल जेट हेलीकॉप्टर खरीदा गया था, जहां पर केमन आइलैंड का नाम आ रहा है, वहां पर ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसलिए वो वाला अकाउंट अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो वहां पर ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो करीब करीब एकदम शेष पदार्थ में आ गया है और वहां पर ईडी जो चीज बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 164 करोड़ का घोटाला उनने पकड़ लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये घोटाला बस 164 करोड़ रुपीस का नहीं है, ये कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला होगा। अब छोड़ दो 1000 करोड़ का है या 164 करोड़ का है, मामला अगर घोटाला का है तो उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का मुसीबत कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ये तो निश्चित हो गया। ऊपर से यहां पर अभिषेक बनर्जी अपना वोट बैंक खरीदने के लिए जो सेवाश्रय प्रकल्प करते थे, लोगों को हेल्थ स्कीम देते थे, एक्चुअली वो करप्शन था, एक्चुअली वो फ्रॉड था। और उसमें डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी वो एमपी हुआ करते हैं, वहाँ का ही पुलिस डिस्ट्रिक्ट से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वहाँ पर बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये चीज़ हमने को आया है कि भाई जो मशीन हेल्थ चेकअप के लिए यूज़ किया जाता था वहाँ पर भी घोटाला है। मतलब लोगों को जिंदगी का लेकर ये लोग कितना बड़ा फ्रॉड करते थे वो चीज़ सामने आ रहा है। तो इसका मतलब अभिषेक बनर्जी का मुसीबतें और बढ़ते हुए दिख रहा है। और ऊपर से अभिजीत दास बॉबी जो ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2024 में चुनाव में लड़े थे, उन्होंने एक नए करप्शन का बात कर लिया, जहां पर अभिषेक बनर्जी का जो राइट हैंड हुआ करता है शौकत मोल्ला, उनका नाम आ गया है। अभिजीत दास बॉबी का बोलना है कि ये जो शौकत मोल्ला है जो अभी एनआईए के हाथ में अरेस्टेड है, वो बस क्लास 5 या 6 तक ही पढ़ाई किया है, लेकिन उनके पास मास्टर का डिग्री है। कहां से मिला ये डिग्री? और यहां से ही वो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और ये पता चलता है जो अभिषेक बनर्जी है उनका डिग्री भी फ्रॉड है, वो भी क्लास 7-8 पास है और बोलता है मैं एमबीए वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे फ्रॉड करने के बाद अभिषेक बनर्जी एक पूरा इंटरस्टेट करप्शन का फॉर्मूला खोल लिया था, जहां पर ऐसे झूठे डिग्री, फेक डिग्री लोगों को पैसे के बदले में दिया जाते थे। तो इसके मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नाम में करप्शन का सामने आ रहा है।
नए नए इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है। हाँ, लोगों का जो पेशेंस है वो टूट रहा है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन कितने दिन खेलोगे, चलो इसको जेल में भेजो, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये लोग हाईकोर्ट में जा रहा है, वहां से जाके प्रोटेक्शन ले रहा है, और इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा, चार्जशीट पेश नहीं होगा, चार्ज फ्रेम नहीं होगा, शायद इन लोगों को जेल भेजना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना भी नामुमकिन वाला काम नहीं है। तो इसके मतलब ऋतव्रत वाला जो पार्ट हो रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी इतने बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, 2 साल बाद शायद वो बाहर ही नहीं रहेंगे, वो जेल के अंदर ही रहेंगे, वो तैयार हो गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो 21 जुलाई को लेकर बहुत ही प्रोएक्टिव है और उसको सक्सेसफुल करने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये वो फ्लॉप हो जाता है तो जितना भी बचा खुचा ममता बनर्जी के पास वोट बैंक और सपोर्ट है, शायद वो भी नहीं बचने वाला है। अब मुसीबतें ये देख लीजिए, जब ममता बनर्जी सत्ता से गए हैं, वहां पर मेन ऑपोजिशन हो गया है, तब ममता बनर्जी को अभी भाजपा और शुभेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ लड़ना था। लेकिन जो मुसीबत का घेर उनके सामने आ गया है, वो खुद के पार्टी के अंदर लड़ते लड़ते थक चुके हैं। तो ये अगर सिचुएशन होता है, ये तो बस ऐसे ही नहीं निकला सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है किसी शातिर दिमाग से, और वो शातिर दिमाग शुभेंदु अधिकारी छोड़ के और कौन हो सकता है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी जो भी कोशिश कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिक्स के सामने उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शून्य है और शून्य ही रहेगा। ये एस्टेब्लिश हो रहा है, और ये बात जितना एस्टेब्लिश होगा, भाजपा का पश्चिम बंगाल में जो शासनकाल है वो उतना ही लंबा दौड़ने वाला है। ये तो लगभग तैयार है। क्या बोलेंगे ममता बनर्जी और उनका मुसीबत, ममता बनर्जी और उनका घमंड, ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी को लेकर? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।